हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल ऑन बायो क्लासेस में। और आज हम लोग इस वीडियो में जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है करियर ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटीज़ इन पैरामेडिकल सेक्टर आफ्टर 12th बायोलॉजी। यानी अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि 12th बायोलॉजी ग्रुप से किए हुए हैं या फिर अभी फाइनल ईयर में हैं अपने इंटर के, ठीक है, और अपना करियर बनाना चाहते हैं पैरामेडिकल सेक्टर में, तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके पास क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ होती है, कैसे आप पैरामेडिकल सेक्टर में अपना करियर बना सकते हैं, क्या चैलेंजेज हैं और कई सारी चीज़ें। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए हमारे साथ। आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं पैरामेडिकल सेक्टर होता क्या है। तो पैरामेडिकल सेक्टर जो होता है वो एक करियर का ऐसा सेक्टर है जो कि फोकस होता है हेल्थ केयर सपोर्ट सर्विस पर। यानी कि जितने भी आपके मेडिकल सेक्टर्स हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने का सेक्टर होता है, उनको असिस्ट करने का सेक्टर होता है ये। ओके, एंड दीज कोर्सेज ऑफर जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग आफ्टर क्लास 12th बायोलॉजी ग्रुप। मीन्स एक ऐसी ट्रेनिंग होती है जो कि जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग है, जो कि क्लास 12th के बाद होती है। और ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कि पैरामेडिकल सेक्टर में आते हैं। इसके बाद आप हॉस्पिटल्स में, डायग्नोस्टिक लैब में, रिहेबिलिटेशन सेंटर में और भी कई जगह आपको काम मिल सकता है, आप रिक्रूट किए जा सकते हैं। ओके, अब कहते हैं व्हाई चूज अ करियर इन द पैरामेडिकल सेक्टर। पैरामेडिकल सेक्टर में करियर क्यों बनाना चाहिए? ठीक है, तो पैरामेडिकल सेक्टर के अपने कुछ बेनिफिट्स हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि जैसा कि मैं बोल चुका हूँ कि हमारे कंट्री में, हमारे इंडिया में जो मेडिकल सेक्टर है उसमें एक स्किल्ड जितने प्रोफेशनल्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा कमी है और इसलिए वो हाईली डिमांड में है। उसी तरह से पैरामेडिकल के भी जितने प्रोफेशनल्स हैं जिनको कि हम पैरामेडिक्स कहते हैं, ठीक है, तो एक जो स्किल्ड पैरामेडिक्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है हमारे कंट्री में, ठीक है, और ख़ास करके बाहर भी। तो यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन द हेल्थ केयर फील्ड विदाउट बिकमिंग ए डॉक्टर। बिना आप डॉक्टर की डिग्री हासिल की, बिना एक लंबी चौड़ी पढ़ाई किए भी आप हेल्थ केयर सर्विस में, हेल्थ केयर सेक्टर में वर्क कर सकते हो। भाई कैसे? क्योंकि ऐसे बहुत सारे शॉर्ट ड्यूरेशन के कोर्सेज होते हैं जिसके बाद आपको क्विक प्लेसमेंट मिल सकता है, ठीक है। बहुत ही कम ड्यूरेशन, कम टाइम ड्यूरेशन के ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनको करने के बाद आपको तुरंत जॉब मिल सकती है हेल्थ केयर सेक्टर में। ओके, यू हैव डाइवर्स रोल्स विद गुड सैलरी एंड ग्रोथ पोटेंशियल। आपको बहुत सारे रोल्स मिलते हैं, बहुत डाइवर्स रोल आपको मिलता है, आपको अच्छी खासी सैलरी मिलती है और एक ग्रोथ पोटेंशियल भी आपको मिलता है। बात करें टाइप्स ऑफ पैरामेडिकल करियर की, तो पैरामेडिकल करियर में जो जॉब मिलती है या फिर जो कोर्सेज होते हैं, ठीक है, जो पढ़ाइयाँ होती हैं वो कितने तरह की होती हैं। तो पैरामेडिकल सेक्टर को हम मेनली तीन तरह से बांट सकते हैं। पहला जो होता है वो है हमारा, वो है डायग्नोस्टिक सेक्टर। यानी कि ये जो कोर्सेज होते हैं वो मेनली डिजीज को डायग्नोस करने में असिस्ट करते हैं। ओके, दूसरा है रिहेबिलिटेशन सेंटर और तीसरा है इमरजेंसी सर्विसेज। ठीक है, मेनली तीन कैटेगरीज में हम इन पैरामेडिकल के करियर्स को डिवाइड कर सकते हैं। बात करें डायग्नोस्टिक सेक्टर की, तो इसमें आपका मेडिकल लैब टेक्नीशियन की जो कोर्सेज होते हैं, या फिर रेडियोलॉजी और इमेजिंग टेक्नीशियंस जो होते हैं, या फिर ब्लड बैंक के टेक्नीशियंस होते हैं, या फिर हिस्टोपैथोलॉजी के टेक्नीशियंस होते हैं, या कार्डियक केयर टेक्नीशियंस, और अभी बहुत सारे डायग्नोस्टिक के कोर्सेज अवेलेबल हैं। इसके अलावा रिहेबिलिटेशन सेंटर की बात करें तो फिजियोथेरेपी के असिस्टेंट होते हैं, या फिर ऑक्यूपेशनल थेरेपी के असिस्टेंट होते हैं, स्पीच थेरेपी के असिस्टेंट होते हैं, या ऑर्थोटिक एंड प्रोस्थेटिक टेक्नीशियंस जो होते हैं वो रिहेबिलिटेशन सेंटर में आते हैं। ठीक है, इमरजेंसी सर्विसेज की बात करें तो आपका इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियंस, आपके एम्बुलेंस पैरामेडिक्स, क्रिटिकल केयर असिस्टेंट्स, या फिर ट्रॉमा केयर टेक्नीशियंस भी इसमें इमरजेंसी सर्विसेज में आते हैं, जिनकी जरूरत बहुत ही इमरजेंसी कंडीशन में पड़ती है हेल्थ केयर सेक्टर में। अगर हम बात करें पॉपुलर पैरामेडिकल कोर्सेज की, जो कि आप 12th बायोलॉजी ग्रुप से करने की बात कर सकते हो, तो मेनली तीन तरह के कोर्सेज होते हैं आपका 12th बायोलॉजी के बाद। ठीक है, सबसे पहला जो होता है आपका वो होता है सर्टिफिकेट कोर्स, जो कि 6 महीने से लेकर के 1 साल तक का होता है। ओके, दूसरा होता है आपका डिप्लोमा कोर्सेज, जो कि 1 या 2 साल का होता है, ठीक है, और तीसरा होता है आपका बैचलर कोर्सेज, जो कि 3 से 4 साल के होते हैं। ओके, जो सर्टिफिकेट कोर्सेज आते हैं उसमें आपके एक्सरे टेक्नीशियन, डायलिसिस टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन, या फिर मेडिकल रिकॉर्ड के टेक्नोलॉजिस्ट जो होते हैं वो मेनली ऐसे कोर्सेज बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड्स में होते हैं। लेकिन अगर डिप्लोमा कोर्सेज की बात करें तो यहाँ पर भी आपका मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, ओटी टेक्नोलॉजिस्ट, रेडियो टेक्नोलॉजी, रेडियोलॉजी टेक्नीशियंस, या फिर फिजियोथेरेपिस्ट, या फिर एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी के जो भी
कोर्सेज अवेलेबल हैं, इसमें आपको चांस मिल सकता है, इसमें आप अपना करियर बना सकते हो। बैचलर डिग्री जो कि सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग होती है, उसमें भी आपके मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, रेडियोलॉजी, इमेजिंग टेक्नोलॉजी, कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी, रेस्पिरेटरी टेक्नोलॉजी या फिर ऑप्टोमेट्री, ये सारे कोर्सेज काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल हैं। ओके, अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं इन कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए, तो आपके पास वही क्राइटेरिया है कि आपके पास क्लास ट्वेल्थ आपको पास आउट होना चाहिए विथ बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। इन 3 सब्जेक्ट से अगर आप क्लास ट्वेल्थ पास आउट हैं, ठीक है, और मिनिमम आपके पास जो एक मार्क होता है वो मिनिमम 50% होता है, कुछ इंस्टीट्यूट होते हैं 60% भी लेते हैं, यानी कि आपके पास मिनिमम 50% टू 60% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है, तब आप इसके लिए एलिजिबल हो। ओके, एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो कुछ इंस्टीट्यूट जो होते हैं वो अपना एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं, ठीक है, जबकि कुछ प्राइवेट कॉलेजेस टेस्ट नहीं देते, डायरेक्ट एडमिशन मिल सकता है आपको, ठीक है। तो ये आपके इंडिविजुअल कॉलेज, इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी की डिमांड होती है कि आप कहाँ पर एडमिशन ले रहे हैं। कुछ इंस्टीट्यूट एडमिशन लेते हैं, एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं, कुछ एंट्रेंस टेस्ट नहीं लेते हैं। ओके, बात करें हाउ टू गेट एडमिशन, तो सबसे पहले तो आपको वो कॉलेजेस और अपने कोर्सेज को रिसर्च करना होगा कि आप किस कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद अपनी एलिजिबिलिटी आपको चेक करनी होगी और एडमिशन की डेडलाइंस चेक करनी होगी। फिर उस पर्टिकुलर डेट्स पर जब आपके कोर्सेज के एडमिशन के लिए फॉर्म्स निकलते हैं तो आपको वो फॉर्म फिल करना होगा। देन यू हैव टू अपीयर इन एन एंट्रेंस टेस्ट, आपको एक एंट्रेंस टेस्ट में भी बैठना होगा अगर वो इंस्टीट्यूट जहाँ एंट्रेंस टेस्ट लिया जाता है, तो फिर फाइनली आपको आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे और फीस सबमिट करनी होगी एनरोलमेंट के लिए। ओके, बात करते हैं टॉप इंस्टीट्यूट फॉर पैरामेडिकल कोर्सेज। तो जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो मेनली हमारे समझ लीजिए कि 3 कैटेगरीज में होते हैं। जो हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, कुछ सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स होते हैं और कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स होते हैं। तो जनरली जितने भी आपके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं वो लगभग सब में पैरामेडिकल के कोर्सेज चलते हैं, जिसमें मेनली आपका एम्स है, केजीएमयू है, ठीक है, आपके जो जितने भी पीजीआई हैं, ठीक है, जिस जो आपका जिपमर है, और भी जो हेल्थ साइंस के इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर, और कई ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पर सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट मीन्स आपको यहाँ की फीस थोड़ी ज़्यादा होती है, जैसे आपका सीएमसी वेल्योर है, मणिपाल इंस्टीट्यूट है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज या फिर अपोलो इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटल है, मैनेजमेंट एंड अलाइड साइंस, ये सारे इंस्टीट्यूट्स में आपको थोड़ी ज़्यादा फीस सबमिट करनी पड़ती है, ये भी सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट होते हैं, ठीक है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो कई सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी अच्छी रैंक पर आते हैं, जो कि अच्छी सर्विसेज, अच्छी जॉब प्लेसमेंट और अच्छे कोर्सेज, अच्छी पढ़ाई आपको प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें आपका सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस है, श्री रामचंद्र इंस्टीट्यूट है, आपका अमेठी यूनिवर्सिटी है जो सबसे टॉप पर है, और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है। ओके, तो दोस्तों अब बात करते हैं कि आपको कौन कौन से स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी इस सेक्टर में अपना करियर बनाने के लिए, एक अच्छी ग्रोथ के लिए। तो सबसे पहली चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है टेक्निकल स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स की बात करें तो जिस मेडिकल इक्विपमेंट को चलाने के लिए आपको ट्रेनिंग दी जाती है उसको आपको अच्छे से चलाना आना चाहिए, उसकी बारीकियां आपको पता होनी चाहिए, आपको उसमें प्रोफिशिएंट होना पड़ेगा। और दूसरी बात है कि जो जनरल हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस हैं उसमें भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट को कैसे हैंडल किया जाता है, अगर आप पैथोलॉजी में है तो कोई टिश्यू सैंपल कैसे हैंडल किया जाता है, ब्लड, लिम्फ, सलाइवा, यूरिन, ये सारे जो सैंपल्स हैं इन्हें कैसे हैंडल करते हैं इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम सॉफ्ट स्किल की बात करें तो आपका जो कम्युनिकेशन एंड टीम वर्क, ये जो दो चीज़ें ऐसी हैं जो कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा मायने रखती हैं, ठीक है। सॉफ्ट स्किल्स की अगर हम बात करें तो जो कम्युनिकेशन एंड टीम वर्क है, क्योंकि हेल्थ केयर सर्विस में टीम वर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। और कम्युनिकेशन भी, चाहे वो आप डॉक्टर से बात कर रहे हो, चाहे फिर पेशेंट से बात कर रहे हो, या उसके रिलेटिव से बात कर रहे हो, अटेंडेंट से बात कर रहे हो, तो वहाँ पर कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है। और इसके अलावा अटेंशन टू डिटेल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो डिटेल्स हो रही हैं, जो भी आप काम कर रहे हो वहाँ पर छोटी से छोटी चीज़ों को भी आपको बहुत ही ध्यान से, बहुत ही बारीकी से देखना होगा, क्योंकि छोटी से छोटी गलती भी पेशेंट्स को बड़े बड़े से बड़े प्रॉब्लम में डाल सकती है। ओके, इसके अलावा फिजिकल एंड मेंटल एट्रीब्यूट्स, ठीक है, कुछ फिजिकल एंड मेंटल स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए, कुछ एटीट्यूड होना चाहिए। उसके बारे में बात करें तो फिजिकल स्टेमिना आपके पास बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी काम करते करते आपको काफ़ी देर तक खड़ा रहना पड़ सकता है, या फिर काफ़ी ज़्यादा भाग दौड़ करना पड़ सकता है, तो इसके लिए आपको फिजिकल स्टेमिना होना चाहिए। इसके अलावा एम्पैथी एंड पेशेंस, कई बार ऐसा है कि आपको
कई तरह के लोगों को डील करना पड़ता है, तो उनकी बातें आपको पेशेंस मतलब कि धैर्य के साथ सुननी पड़ेंगी और भी आपको अपना मेंटल हेल्थ और मेंटल स्टेमिना भी आपको फिट रखना पड़ेगा। ओके, बात करें करियर अपॉर्चुनिटीज एंड वर्क एरियाज। ठीक है, क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज आपके पास हो सकती हैं? अगर हम जॉब रोल्स की बात करें तो उस ट्रेनिंग के बेसिस पर कि आपने ट्रेनिंग कैसी ली हुई है, उसके बेसिस पर आप एक लैब टेक्नीशियन बन सकते हो, रेडियोलॉजिस्ट बन सकते हो, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन बन सकते हो, फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हो, उसके असिस्टेंट बन सकते हो, और भी बहुत सारे तरह के रोल आप अपने ट्रेनिंग के बेसिस पर आपको मिल सकती हैं। इसके अलावा बात करें अगर वर्क प्लेसेस की, तो जो हॉस्पिटल्स होते हैं, जो डायग्नोस्टिक लैब्स होती हैं, जो क्लिनिक्स होते हैं, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं, ये यहाँ पर आपको मेनली अपॉइंट किया जा सकता है। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज। ठीक है, जैसे कि एम्बुलेंसेज, यहाँ पर भी एक ट्रेंड और स्किल्ड पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो इमरजेंसी कंडीशन में भी आपको अपॉइंट किया जाता है, वहाँ पर रिक्रूट किया जा सकता है। ओके, बात करें सैलरी एंड ग्रोथ की। ठीक है, तो जो एंट्री लेवल की सैलरी होती है वो ऑन द बेसिस ऑफ योर कोर्स के बेसिस पर वो 15,000 से 30,000 पर मंथ तक आपकी सैलरी जा सकती है। ठीक है, एक्सपीरियंस की बात करें तो सैलरी जो होती है आपकी अप टू 1 लाख पर मंथ तक पहुंच सकती है। ठीक है, आपके एक्सपीरियंस, आपके टैलेंट और आपके कोर्स के बेसिस पर कि आपने कौन सा कोर्स है, आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, इसके बेसिस पर आपकी सैलरी 1 लाख पर मंथ तक पहुंच सकती है अभी करंट की डेट में। और करियर ग्रोथ की बात करें तो हायर स्टडीज एंड सर्टिफिकेशंस कैन लीड टू प्रमोशंस। आप जितनी ज़्यादा हायर स्टडीज करते जाते हैं, जितने आपके पास सर्टिफिकेट्स अवेलेबल होते जाते हैं, आपको उतने ही प्रमोशन के चांसेस मिलते जाते हैं और आपके पास एक ऑप्शन हो जाता है इंटरनेशनल वर्क करने का। ठीक है, एक बेटर प्रॉस्पेक्ट्स के लिए, बेटर फ्यूचर के लिए आपके पास ऑप्शन मिल जाता है कि इंटरनेशनली आप अब्रॉड भी जाकर के अपना काम कर सकते हो। ओके, बात करें चैलेंजेस की, तो कुछ चैलेंजेस हैं जो कि पैरामेडिकल फील्ड में है, जैसे कि आपका इरेगुलर वर्किंग आवर्स है। ऑन द बेसिस ऑफ इमरजेंसी कभी आ गई तो आपको नाइट शिफ्ट, डे शिफ्ट ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है, आपको कभी भी कॉल किया जा सकता है। ठीक है, हैंडलिंग इमरजेंसीज एंड क्रिटिकल पेशेंट्स, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल वर्क है, क्योंकि इमरजेंसी से कंडीशन में एक ट्रेंड और स्किल्ड जो पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स हैं उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस, जैसा कि मैंने कहा कि आपको अपना फिजिकल और मेंटल दोनों स्टेमिना बना कर रखना पड़ेगा इस पैरामेडिकल के सेक्टर में, क्योंकि आपको कभी कभी बहुत ज़्यादा भागदौड़ भी करनी पड़ सकती है और कई तरह के लोगों को डील करना पड़ सकता है, कई तरह की सिचुएशन डील करनी पड़ती है, तो उन दोनों ही कंडीशन में आपको फिजिकल और मेंटल अपना स्टेमिना बना कर रखना पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा कॉन्टिन्यूस लर्निंग एंड स्किल अपग्रेडिंग रिक्वायर्ड। कई बार चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमेशा नई टेक्निक्स, नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए इक्विपमेंट्स आते रहते हैं, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती रहती है, तो आपको हमेशा ही नई नई चीज़ें सीखना पड़ना होगा और अपने स्किल्स को अपग्रेड करते रहना होगा। ओके, बात करें टिप्स फॉर सक्सेस इन पैरामेडिकल करियर्स, तो सबसे पहले तो जो इंटर्नशिप होती है आप उसको सीरियसली कीजिए और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग जहाँ तक हो सके उतना लीजिए, एंड स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट एडवांसमेंट इन द फील्ड। आप जिस फील्ड में हैं उसमें क्या लेटेस्ट एडवांसमेंट चल रहा है उससे आपको अपडेट रहना होगा। इसके अलावा नेटवर्क विद प्रोफेशनल्स इन द हेल्थ केयर सेक्टर। हेल्थ केयर सेक्टर के जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, अगर आपका नेटवर्क स्ट्रांग है तो आप एक अच्छा करियर बना सकते हो। इसके अलावा कंसीडर परसुइंग एडवांस सर्टिफिकेशंस फॉर स्पेशलाइजेशंस। ठीक है, स्पेशलाइजेशन के लिए जो एडवांस सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं, अगर आप उनको कर रहे हैं तो आपको एक बहुत ही बेहतर करियर ग्रोथ मिल सकती है। ओके, एज अ कंक्लूजन यही कहा जा सकता है कि जो पैरामेडिकल सेक्टर होता है, इट ऑफर्स फुलफिलिंग एंड स्टेबल करियर ऑप्शंस। आपको एक बहुत ही स्टेबल और बहुत ही फुलफिलिंग करियर ऑप्शन मिल सकता है पैरामेडिकल सेक्टर में। इसके अलावा न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ एंड लर्निंग। ठीक है, इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होने की वजह से बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है, ग्रोथ के लिए भी और लर्निंग के लिए भी। इसके अलावा चूज अ कोर्स बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट एंड स्किल। इस पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा कि जो आप कोर्स सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, उसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए और स्किल्स भी वैसी होनी चाहिए, एंड स्टे डेडिकेटेड टू सर्विंग ह्यूमैनिटी थ्रू हेल्थ केयर। ठीक है, आपको ह्यूमैनिटीज को भी सर्व करना होता है हेल्थ केयर सेक्टर के जरिए, क्योंकि यह एक सेक्टर ऐसा है जिसमें ह्यूमैनिटी का भी एक रोल होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ओके, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो अपने से बाकियों के साथ भी शेयर करिए। ठीक है, और हमेशा याद रखिए कि बी स्ट्रॉन्गर देन योर स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सक्यूज, क्योंकि एक्सक्यूज से कभी सफलता नहीं मिलती। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।